पास का नुकसान सहकर दूर का फायदा देखना राजनीति कहलाता है। उसी राजनीति में दूर का फायदा देखकर पास का नुकसान आम आदमी को सहना पड़ता है। ऐसी राजनीति के खिलाफ दस्तक देता है रात 10 बजे आज तक। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज पहली दस्तक आपको देनी है काऊ से ही दोस्ती दिखाकर आपसे वोट लेकर काऊ से ही बैर रखने वाली राजनीति पर। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, लेकिन उसी सांस्कृतिक जीव को राजनीतिक पशु बनाकर भुला देने वाली राजनीति का सच 2 राज्यों से दिखाएंगे। और फिर दूसरी दस्तक होगी अपराध के खिलाफ, अपराधियों का धर्म देखने वाली राजनीति पर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में ओवैसी को धर्म खोजने की जरूरत क्यों आ पड़ी। तीसरी दस्तक आज आपको देकर पूछना है नेताओं के X, Y, Z और जनता भगवान भरोसे। इन 3 खबरों के अलावा दस्तक के दूसरे हिस्से में आपको देश में फिर बढ़ते कोरोना के खतरे पर बेहद जरूरी रिपोर्ट भी आज हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात आज की पहली खबर की। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। भारत की राजनीति में अब से नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के जमाने से गाय राजनीति का मुद्दा बनती रही। लेकिन आज के वक्त में जब गाय के कारण हिंसा हो जाती है, जब गाय के कारण भीड़ किसी को मार देती है और गाय राजनीति में वोट दूने के काम आ जाती है, तब गाय के संरक्षण के नाम पर उनकी दुर्दशा करने वाली कुनीतियों पर आपको दस्तक देनी है। आपको बता रहे हैं कितनी गायों की अब तक इससे मौत हो चुकी है यहाँ इस गौशाला में अकेले? 71 गाय की मौत हो चुकी है। 7 महीने में 71 गाय। उत्तर प्रदेश के अंदर गो हत्या की बात तो दूर, गो पे क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी। यहाँ का व्यवस्था शायद ठीक नहीं है, भूसा पैदा कुछ नहीं है। शुरुआत इस कहानी की उस राज्य से जहां मुख्यमंत्री गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करते दिखते हैं, जिस राज्य में गो कैबिनेट बन जाती है और गायों की सुरक्षा पर बैठक करती है, जिस राज्य में गाय को बचाने के लिए काऊ टैक्स भी लगाने का विचार होता है। और मुख्यमंत्री कहते रहते हैं गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद गौशालाओं से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो पता चलता है काऊ से ही दोस्ती दिखाने वाली सरकार काऊ से ही बैर भी रखती है। क्या सरकारों को केवल चुनाव के समय ही गाय, गौशाला और गौ सेवा की याद आती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है और शायद यही वजह है कि जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनकी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। राजधानी भोपाल से महज 25 किलोमीटर दूर कुठार गांव में हम मौजूद हैं। ये एक शासकीय गौशाला है। शासकीय हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाओं को बनाने का जो लक्ष्य रखा था, उसी लक्ष्य के तहत इस गौशाला को बनाया गया है, राधा कृष्ण गौशाला। लेकिन यहाँ गायों की स्थिति देखिए आप। हम जगह मौजूद है, वहां से ठीक मेरे चंद कदमों की दूरी पे ये एक गाय है जो बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पर है और किसी भी समय दम तोड़ सकती है। हड्डियों का ढांचा बनी खड़ी ये गाय उस सरकारी गौशाला में है जहां गायों के नाम पर स्वर्ग बनाने का वादा सरकार ने किया, लेकिन ये नहीं बताया था कि चारे भूसे की कमी के कारण यहीं पर गायों को स्वर्गवासी भी बना दिया जाएगा। ये भूसे वाला घर है, जो भूसा सेट बनाया है हमने। इसमें जब 2 महीने का हमें अनुदान मिला, जैसे जून 2020 से गौशाला के लिए भूसे के लिए पैसा जो 20 रुपए दिया गया था, उस टाइम इस भूसे के टाल में ये पूरा भूसे से भरा हुआ था 2 महीने में, लेकिन पैसा नहीं मिलने के कारण आज आप स्थिति देखिए, इसमें भूसा नहीं है। नियम है प्रति गाय प्रतिदिन गौशालाओं को 20 रुपए दिया जाएगा। गौशाला की तरफ से सरपंच जनपद पंचायत को डिमांड भेजते हैं। जनपद पंचायत को उस 20 रुपए के लिए डिमांड जिला पंचायत को भेजनी होती है। फिर जिले का प्रशासन तय करता है फंड देना है कि नहीं,
कितना देना है, कब देना है। आरोप है मध्य प्रदेश में गौशालाओं को 5 से 8 महीने का फंड अब तक नहीं दिया गया। 20 रुपए गाय सरकार ने तय किया था गायों को अनुदान देने के लिए, वो 20 रुपए 2 महीने के लिए पहुंचा। तब तक हमने बड़ी व्यवस्था की, जो पहुंचा पैसा। इसके बाद से अभी तक जो स्थिति है 5 महीने की, उसमें हमें एक भी रुपए नहीं मिला है फंड के तौर पे, जो अनुदान के तौर पे। यदि वो पैसा मिलता तो गाय की ये स्थिति नहीं होती। क्या उस जो अनुदान जो मिलता है सरकार से 20 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से, उससे क्या कुछ काम हो जाता है? एक गाय पे कितना खर्चा आ जाता है? नहीं, 20 रुपए तो सर कम है मेरे हिसाब से। हम जो चला रहे हैं, हमने जो देखा है, जो सीखा है इससे, कि कम से कम एक गाय पे 40 रुपए खर्च तो होना चाहिए। 20 में कुछ नहीं होता गाय का, लेकिन हम वो 20 रुपए भी मिलते टाइम पर उसको, और हम सब लोग इकट्ठा करके हम उसको चला सकते। पैसा मिलता नहीं तो हालत ये होती है कि अकेले भोपाल की राधा कृष्ण गौशाला में 7 महीने में 71 गायों ने दम तोड़ दिया। और दावा है कि लगभग ऐसी ही दुर्दशा मध्य प्रदेश में 327 निजी गौशालाओं, 904 राजकीय गौशालाओं की हो रही है, जिन्हें सरकार की तरफ से फंड देना होता है। उस पर तुर्रा ये कि शिवराज सिंह की सरकार 2000 नई गौशालाओं को बनाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन काश गाय हमारी माता है करने वाली राजनीति पहले से चलती आ रही गौशालाओं का हाल देख लेती। भोपाल के पास ही महामृत्युंजय गौशाला की गाय सिर्फ सूखा भूसा इसलिए पा रही हैं क्योंकि इन्हें भूसे के साथ जरूरी चीजें देने वाला पैसा कई महीनों से आया नहीं। उधार लेकर गौशाला समिति गाय पाल रही है। 6 महीनों से अनुदान ना मिलने के कारण हमको सबसे गायों के लिए जो है भरण पोषण की व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन है, इन सब के लिए हमें बहुत समस्याएं हमारे सामने आई हैं। हमारी जो समिति के लोग हैं, हम लोग ने आपस में मतलब दान चंदा करके और इसको, और कुछ जरूरत पड़ती तो उधार लेके हम इसका संचालन। 2019-20 में 180 करोड़ का बजट गाय गौशाला के लिए बनाया गया था, जिसमें 150 करोड़ रुपए पारित हुए और मिले 132 करोड़। 2020-21 में तो गजब हो गया, 150 करोड़ रुपए मांगे गए, जिसमें से दिए गए सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख रुपए। 2020-21 में ही अनुपूरक बजट में 104 करोड़ रुपए दोबारा मांगने पर 20 करोड़ रुपए पर सहमति मिली, लेकिन पैसा कहते हैं कि अभी तक नहीं आया। 2021-22 में एक बार फिर 150 करोड़ रुपए का बजट गायों के लिए मांगा गया था, लेकिन 60 करोड़ रुपए का यह ऐलान सिर्फ सरकार की तरफ से किया गया। यही कारण है कि पशुपालन विभाग के निदेशक भी पूछते हैं, पैसा है नहीं तो गायों की रक्षा कैसे होगी। इसके बाद अभी हमें बजट अनुमान मिला है तो 60 करोड़ के लगभग मिला हुआ है, और आवश्यकता हमें कम से कम 140 करोड़ की होगी। तो क्या मान लें कि जैसे गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो छुट्टा छोड़ दी जाती है, उसी तरह गाय से जब सत्ता की कुर्सी का दूध मिल जाता है तो राजनीति में गाय और गौशालाओं को छुट्टा छोड़ दे रही है। यानी सत्ता के लिए काऊ से ही दोस्ती, बजट देने के नाम पर काऊ से ही बैर। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां गाय के लिए बनी गो कैबिनेट में पशुपालन, कृषि, पंचायत राज, वन विभाग, गृह विभाग और राजस्व, इस तरह 6 विभागों के लोग शामिल हैं। लेकिन फिर भी गाय पर चिंता कम और राजनीति ज्यादा कैसे रही, ये आज आपको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में ही गाय के आधार पर गाय के आधार कार्ड तक बनवाए गए थे। 2017 में देश का पहला गो अभयारण्य एमपी में शिवराज सरकार ने ही बनाया था। 2018 में फिर कांग्रेस भी गाय की राजनीति का हिस्सा बन गई। कांग्रेस ने हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का ऐलान किया था। कांग्रेस फिर मध्य प्रदेश में कैटल रेस्क्यू अभियान लेकर आई। गायों का ध्यान रखने के लिए मोबाइल ऐप योजना भी मध्य प्रदेश में चली। फिर गायों के लिए मंत्रियों, अधिकारियों की एक गो कैबिनेट तक बना दी गई। लेकिन इतनी सारी योजनाएं हाथी का दांत बन जाती हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। गाय के लिए योजनाओं का पैसा तो गौशालाओं तक पहुंच नहीं पाता। मध्य प्रदेश के बाद आपको उत्तर प्रदेश का हाल भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश जहां गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा देने का कानून है, उसी प्रदेश में जब गो तस्करी करने वाले माफिया के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है तो मुनादी होती है। में 8 मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीर संभल की है,
जहां गो तस्करी से जुड़े गैंगस्टर रेहान के 3 मंजिला मकान और 50 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने मुनादी करा के कुर्क कर दिया। अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई तो जरूरी है। लेकिन तब यह भी सवाल उठता है कि गाय को सिर्फ राजनीति का पशु बनाकर क्यों छोड़ दिया जाता है। सवाल इसलिए क्योंकि अलग अलग शहरों में पड़ताल करने पर पाया कि सरकारी या सरकारी मदद से चलने वाली गौशालाओं में गाय मर रही हैं, भूसा मिल पा रहा है तो दूसरा जरूरी चारा नहीं। देखभाल डॉक्टर के भरोसे नहीं, चपरासी भरोसे है और कर्मचारियों को गौशाला के महीनों से वेतन नहीं मिलता। कुछ मिलता नहीं तो क्या बताई कहा नहीं। यहाँ पानी भी नहीं है, पानी तालाब में है शायद थोड़े बाकी, और भूसा पैदा कुछ नहीं है। तो साहब हम लोग कैसे शिकायत करी, प्रधान से गए थे, प्रधान सेक्रेटरी कहा थे, सेक्रेटरी बीडीओ कहा थे, लेकिन साहब यहाँ कोई ताकत नहीं आवत है। गोंडा के मुजैना ब्लॉक की गौशाला देखिए, जहाँ पर भूसा गायों को देने के लिए पर्याप्त नहीं, पानी की पूरी सुविधा नहीं, तालाब सूख गया, अगल बगल के लोग चारा दे दें तो गोवंश जीवित है। कर्मचारी कहते हैं 6 से 7 गोवंश की मौत हो गई और अधिकारी कहते हैं वो तो पिछले साल की बात है। पूर्व ईयर में जो है मई जून में ऐसी व्यवस्था हुई थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी पशुएं ठीक हैं। देवरिया के रामनगर की गौशाला में बीमार गायों को बाकी गायों के बीच ही छोड़ दिया गया। आज तक की टीम यहां पहुंची तो गेट के पास एक बछड़ा मृत मिला। थोड़ी दूरी पर एक और गोवंश की मौत हो गई थी। पशुधन विभाग से आए जिनको आप गाय को इंजेक्शन लगाते देख रहे हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि दौरे पर आए विभाग के चपरासी हैं और अधिकारी अपने दफ्तर में बैठकर क्या कहते हैं सुनिए। चपरासी अपने बता रहे हैं, वही इंजेक्शन लगा रहे हैं, वहाँ पे वही इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब वही ट्रीटमेंट कर, लेकिन वो इंजेक्शन लगा मतलब दवा इलाज वही कर रहे हैं। चपरासी इलाज करते हैं कि आपके विभाग में एकदम नहीं, उनको बताना चाहिए था। बांदा की गौशाला में मरा हुआ बछड़ा दिखता है, दरवाजा टूटा हुआ है, खाली भूसा दिया जा रहा है, जबकि इसके साथ खली चना गुड़ देने का नियम है। उत्तर प्रदेश में प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपए देने का नियम गौशालाओं के लिए है। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर फंड मुहैया कराने में इतनी हीला हवाली है, जिसके कारण गौशालाएं बनी तो अच्छे मकसद से, लेकिन वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ एक सवाल है, 2010 से 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में गाय की रक्षा के नाम पर 63 हिंसक वारदात हुई। गोरक्षा के नाम पर 2010 से 2017 के बीच 28 भारतीयों की जान ले ली गई, लेकिन सरकारी गौशाला में ही पूरे इंतजाम न कर पाने के कारण गोवंश की मौत पर किसी की जवाबदेही तक तय क्यों नहीं होती है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गाय पर राजनीति होती है तो सियासत अपराध पर भी हो रही है। उत्तर प्रदेश से ही आई यह खबर बताती है कि आतंक में धर्म खोजने वाले अब अपराध में भी धर्म की तलाश करने लगे। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव के पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक जमीन धर्म के आधार पर मजबूत करने में ऐसा जुटे हैं कि अपराधियों को ढेर करने वाले एनकाउंटर में धार्मिक मुठभेड़ की सियासत करने लगे। 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? एनकाउंटर अपराधी का होता है या फिर किसी धर्म के अपराधी का? इस सवाल का जवाब आप खुद से देते हुए देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी पैर पसारने को पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को। वो जब मंच पर पहुंचते हैं और फिर राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करने को चले ओवैसी अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट का एक मोर्चा बनाने के लिए एनकाउंटर वाला दांव चलते हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद
37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। अब यहाँ समझना जरूरी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 6,476 मुठभेड़ों के आधार पर 125 अपराधी मारे जाते हैं। ये बात सच है कि एनकाउंटर में मारे जाने वाले 125 अपराधियों में 47 मुस्लिम थे, लेकिन अगर इस कहानी को पलट दे तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि एनकाउंटर में मरने वाले 125 अपराधियों में 78 हिंदू अपराधी भी थे। अपराध पर सियासत करने वाले हर दल से सवाल ये भी है कि एनकाउंटर में शहीद हुए 13 पुलिस वालों के लिए यही पीड़ा क्यों नहीं महसूस होती? मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए 941 पुलिस कर्मियों के लिए मंच से सहानुभूति क्यों नहीं पैदा होती? एक जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज़ में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। हम कानून के तहत जो भी कानून तोड़ रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और ये कड़ा संदेश है उनके लिए कि जो जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर राजनीति करते हैं कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अगर अब आपके मन में रत्ती भर भी ये सवाल हो कि एनकाउंटर सिर्फ राजनीति के इशारे पर होते हैं, तो ये भी जानिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य होती है और जांच खत्म होने तक मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों को प्रमोशन या वीरता का पुरस्कार नहीं मिलता। तो क्या अपराधियों का धर्म बताने वाली सियासत उत्तर प्रदेश में अपने फायदे के लिए आंकड़ों की बाजीगरी अभी कर रही है? आज तक ब्यूरो। अपराध से मुक्ति दिलाना हर राजनीतिक दल का पहला वादा होता है चुनाव के दौरान, और जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो मुद्दा बन जाता है हिंसक सियासत। और तब खबर यह आई है कि पश्चिम बंगाल में बड़ा सिक्योरिटी कवर पाने वाले नेताओं की संख्या बढ़कर 79 तक पहुंच गई है। 5 और नेताओं को यह सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूर की गई है। तब सवाल यह है कि क्या नेताओं के लिए XYZ कैटेगरी है और जनता भगवान के भरोसे? मिथुन दा के हमारे पार्टी में योगदान करावेन, जॉइनिंग करावेन। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होते ही Y+ श्रेणी की VIP सुरक्षा पाते हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए जितेंद्र तिवारी को भी Y कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल होने वाले एक्टर यश दास गुप्ता को भी Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है। और 2 हफ्ते पहले बीजेपी के साथ आने वाली टॉलीवुड एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी के लिए भी अब Y कैटेगरी की सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया गया। बंगाली एक्ट्रेस पायल सरकार को भी बंगाल में बीजेपी का झंडा थामने के बाद अब X श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। इस तरह पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक कुल 79 लोगों पर खतरे का अंदेशा देखते हुए VIP सुरक्षा घेरा दे दिया गया और ये सुरक्षा कवच CISF की तरफ से दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसक राजनीति का एक बड़ा दौर देखा गया, इसीलिए खुफिया विभाग की तरफ से नेताओं पर खतरे की समीक्षा रिपोर्ट के बाद ये सिक्योरिटी दे दी गई। लेकिन सवाल ये कि देश में एक VIP की सुरक्षा के लिए औसत 4 पुलिसकर्मी हैं, जबकि एक पुलिस वाले के भरोसे 858 आम आदमी। तो हुआ ये कि इंस्टेंट नेतागिरी शुरू करने वालों के लिए XYZ और जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कोरोना एक बार फिर क्यों डरा रहा आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।